हरे कृष्णा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चेंज क्या होता है। ठीक है, तो देखो चेंज क्या होता है। चेंज यानी बदलाव। बदलाव यानी कि फाइनल स्टेट जो है आपकी वो डिफरेंट हो आपकी ओरिजिनल स्टेट से। सपोज कीजिए जैसे कि अब हम दिखते हैं, क्या हम वैसे ही बचपन में दिखते थे? नहीं, हमें क्या आया है, एक बदलाव आया है, एक चेंज आया है। तो ठीक है, इसको ही हम कहते हैं चेंज। तो चेंज आपके कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। अब देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो हमारी केमिकल कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या चेंज होता है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि साइज, शेप या फिर फिजिकल स्टेट। ठीक है, वही केमिकल चेंज में क्या होता है, आपकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। आपकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। केमिकल कंपोजिशन में चेंज आने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं जैसे कि शेप, साइज एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि चेंजेस कितने टाइप्स का हो गया आपका, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा, और केमिकल चेंज में क्या होगा, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। ठीक है, अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अभी आपको बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, टीयरिंग ऑफ पेपर। एक पेपर लिया और उसको दो हिस्सों में आपने बांट दिया। ठीक है, आप बताओ ये एक फिजिकल चेंज है या फिर ये एक केमिकल चेंज है? ठीक है, आप देखो क्या हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज किया? नहीं किया। आपने क्या किया है, सिर्फ इस पेपर को क्या है, बीच से कट कर दिया है। सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, यानी कि सिर्फ इसकी साइज जो है चेंज हुआ है, सिर्फ इसकी शेप चेंज हुई है, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो ये एक कैसा चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, देखो पहले ये आइस क्यूब किससे बनी हुई थी, H2O से बनी हुई थी। ठीक है, अब ये मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो गई, तो अभी भी ये किससे बनी हुई है, H2O से ही बनी हुई है। ठीक है, तो अब बताओ क्या इसमें केमिकल कंपोजिशन में हमने चेंज किया? नहीं किया। तो सिर्फ इसकी किस में चेंज हुआ है, फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है। पहले ये सॉलिड था, अब ये लिक्विड हो गया। तो ये एक कैसा चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, देन रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले ये आयरन ऐसी दिखती थी, रस्ट होने के बाद ये ऐसी दिखने लग गई है। तो इसमें क्या हुआ है, ये एक केमिकल चेंज है। ये एक क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इस आयरन, ये जो फर्स्ट ये वाली जो आयरन है, न्यू वाली जो आयरन है, इसके सरफेस पे इसके सरफेस पे जो रिएक्शन हुई है आपके एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, उसके वजह से ये क्या चेंज हो गई है, इसमें चेंज हो गई है, इस ऐसी रस्टिंग हो गई है इस आयरन की। तो ये एक कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, अब देखो हमने इस कैंडल को जला दिया, क्या कर दिया, कंबशन कर दिया। इसमें क्या कर दिया हमने, कंबशन कर दिया। तो देखो कंबशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी इसमें। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना क्या है, एक आपका केमिकल चेंज है। क्या है ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, और फिजिकल चेंज तो कहीं नहीं हो रहा है इसमें, है ना? नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जब आप इस कैंडल को जलाएंगे तो देखो इसकी जो मेल्ट होगी इसकी वैक्स, तो ये बड़ी से छोटी हो जाएगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा। तो ये कैसा चेंज है, ये इसका फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके का चेंज में आती है, फिजिकल चेंज में भी और इसमें केमिकल चेंज में भी। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल एक कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज भी है और एक केमिकल चेंज भी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं आपका। अ, हमने इस पेपर को जला दिया। ठीक है, हमने इस पेपर को जला दिया यानी कि क्या कर दिया, कंबशन कर दिया। क्या कर दिया, कंबशन कर दिया। कंबशन किया तो क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई।
तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना यानी कि एक केमिकल चेंज है। ठीक है, क्या है ये? एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। हमने क्या किया, दूध से दही बना दिया है। ठीक है, हमने क्या करना है, मिल्क से कन्वर्ट करना है दही में। अब मिल्क ऐसे ही तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा दही में, उसके लिए हमें क्या नीड होती है, कुछ बैक्टीरियाज की नीड होती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज की नीड होती है। अब मिल्क की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, कर्ड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो फिर क्या हुआ, ये भी एक केमिकल चेंज हुआ। ये भी क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, तो आपको समझ आ गया व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज, चेंज क्या होता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो देखो अभी हमने केमिकल चेंज पढ़ा है। ठीक है, तो उस केमिकल चेंज के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज के प्रोसेस को ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कि आपका ओरिजिनल सब्सटेंस जो है चेंज हो जाएगा किसी न्यू सब्सटेंस में विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस जो है चेंज हो जाएगा न्यू सब्सटेंस में विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है केमिकल चेंज का, जिसमें कि ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज हो जाएगा आपके न्यू सब्सटेंस में विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और कुछ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा, ठीक है, जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, और जो उस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है केमिकल चेंज का, जिसमें कि ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज हो जाता है आपका न्यू सब्सटेंस में विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट को हम, रिएक्टेंट क्या होता है, जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, उस केमिकल रिएक्शन का भागीदारी हो। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो उस रिएक्शन का रिजल्ट हो। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट हो। एग्जाम्पल लेते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी। तो इसमें ए और बी क्या है, आपके रिएक्टेंट है, और सी क्या है, आपका प्रोडक्ट है, कि ए और बी ने मिलकर बनाया सी। ठीक है, तो ए और बी आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और सी क्या हो गया आपका इसमें, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, डन। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है आपकी। ठीक है, देखो अभी आपने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को एक रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल और द फॉर्मूला। या तो हम सिंबल की हेल्प से और फॉर्मूला की हेल्प से एक केमिकल रिएक्शन को जब लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी मेथड को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हम केमिकल इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो वर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है, या तो वर्ड्स की फॉर्म में, या फिर फॉर्मूला और आपका सिंबल की फॉर्म में। ठीक है, सिंबल और आपका फॉर्मूला की फॉर्म में। ठीक है, अगर हम उसको वर्ड्स की फॉर्म में बोलेंगे, लिखेंगे, तो ठीक है उसको हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन, और अगर हम फॉर्मूला और सिंबल के तरीके में लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेते हैं एक। सपोज कीजिए बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये आपके पास एक स्टेटमेंट है और आपको इसको लिखना है केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है और आपको इसको लिखना है एक केमिकल इक्वेशन में। क्या है स्टेटमेंट, की बर्निंग ऑफ कोल इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको वर्ड के इक्वेशन में लिखें, या फिर हम इसको केमिकल इक्वेशन
के फॉर्म में लिखें। हम इसको दोनों तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। देखो इसमें क्या बता रखा है कि बर्निंग ऑफ कोल, हम कोल को जला रहे हैं एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कोल लिख लीजिए अपना। कोल, देखो एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने इसको जला दिया तो क्या निकला, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ठीक है, तो ये रिएक्शन बन गई, ये इक्वेशन बन गई कि बर्निंग ऑफ कोल प्लस ऑक्सीजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो देखो हमेशा एरो के आपके LHS वाली साइड जो होगा वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है, और आपका RHS वाली साइड आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये हमने क्या लिख दी, ये हमने एक लिख दी वर्ड इक्वेशन। ये हमने क्या लिख दिया, वर्ड इक्वेशन कि कोल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका क्या था केमिकल इक्वेशन लिखने का। हम कोल का फॉर्मूला लिखेंगे, वो होता है आपका कार्बन। ठीक है, कोल क्या होता है, कार्बन, तो हमने C लिख दिया। देन ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। ठीक है, क्या बनाया था इन्होंने मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दी है, ये हमने एक लिख दी है केमिकल इक्वेशन। ये हमने ए में क्या लिखा था, हमने ये एक वर्ड इक्वेशन लिखी थी, और हमने बी में क्या लिखा है, एक ये केमिकल इक्वेशन लिखी है विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड द फॉर्मूला। ओके, तो हमें पता है कि एरो के LHS वाली साइड जो होंगे वो रिएक्टेंट होंगे, और आपका RHS वाली साइड क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन is called chemical equation with the help of symbol and the formula of the substance। ठीक है, अब ये दो तरीके से लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में या फिर केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया इसमें, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इसे दोनों तरीके से लिखा, फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन, हमने कोल लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड लिखा। ठीक है, सेकंड आपका मेथड है आपका केमिकल इक्वेशन के तरीके से लिखने का। आपका कोल का फॉर्मूला लिखेंगे हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट जो होंगे हमेशा आपके आपके कौन से LHS वाले साइड आएगा, और प्रोडक्ट जो आएगा आपका RHS वाले साइड आएगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल इक्वेशन आपकी दो टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, या तो वो बैलेंस्ड होगी या फिर अनबैलेंस्ड होगी। अब देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्या, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होंगे डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड और आपका प्रोडक्ट वाली साइड जो है नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या फिर नहीं है, उसको जानने का एक तरीका है, वो देखते हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास एक रिएक्शन है, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले आप एक तरफ लिख लोगे जितने भी इस रिएक्शन में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, Zn है। ठीक है, फिर क्या है, H है। ओके, फिर क्या है, S है। ओके, फिर क्या है, O है। ठीक है, ये आपने सारे एलिमेंट्स लिख लिए इस रिएक्शन के, इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स आपने लिख लिए। ठीक है, फिर आप लिखेंगे एक तरफ नंबर ऑफ एटम, जितने भी रिएक्टेंट वाले साइड हैं, जितने भी रिएक्टेंट वाले साइड है नंबर ऑफ एटम वो लिखेंगे। ठीक है, और एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, इन प्रोडक्ट
वाली साइड पे, ठीक है, यानी कि इस प्रोडक्ट वाली साइड पे, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट वाली साइड पे Zn देखो कितने हैं, कितने एटम्स हैं Zn के, 1 है इधर, 1 है, हाँ जी ठीक है 1 है, 1 लिख दिया। प्रोडक्ट वाली साइड देखिए आप Zn कितने हैं, ये देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है 1 लिख दीजिए। अब देखिए H हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 2 है, ठीक है 2 है, आप 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इधर प्रोडक्ट वाली साइड देखिए, यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है 2 लिख दीजिए। अब देखिए S कितने हैं यहाँ पे, ये देखो 1 है यहाँ पे, ठीक है 1 है। अब प्रोडक्ट वाली साइड देखिए S कितना है, 1 है, ठीक है 1 लिख दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, O कितना है, 4 है यहाँ पे, ठीक है 4 लिख दीजिए। प्रोडक्ट वाली साइड देखिए 4 कितना है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 लिख दीजिए। अब देखिए Zn भी इक्वल है, H भी इक्वल है, S भी इक्वल है और O भी इक्वल है। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन हुई। ये एक कैसी रिएक्शन हुई, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये एक कैसी रिएक्शन है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब क्या देखना है आपको, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड में क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन टू साइड ऑफ इक्वेशन। देखो यहाँ नंबर ऑफ एटम आना था, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे रिएक्शन में, रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे। आप कैसे पता करोगे, सेम वही तरीका है, एक तरफ आप एलिमेंट लिखिए जितने भी इस रिएक्शन में है, के लिख लिया, Cl लिख लिया, O लिख लिया, ठीक है। फिर आप एक तरफ रिएक्टेंट में एटम्स देखेंगे, एक तरफ आप प्रोडक्ट में एटम्स देखेंगे, हर एक एलिमेंट के सबसे पहले आप के देखिए रिएक्टेंट वाली साइड कितना है, 1 है, ठीक है 1 लिख लीजिए। प्रोडक्ट वाली साइड देखिए, ठीक है 1 है, 1 लिख लिया। Cl देखिए इसमें 1 है, ठीक है 1 लिख लिया। इधर देखिए 1 है, ठीक है 1 लिख लिया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे, ठीक है 3 लिख लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है, 2 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए के तो इक्वल है, Cl भी इक्वल है, बट O इक्वल नहीं है, ठीक है, O इक्वल नहीं है। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये ये यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम जो है ऑक्सीजन के वो अनइक्वल है, वो अनइक्वल है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन आपके दो टाइप की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ एटम जो होंगे सेम होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड। अनबैलेंस्ड में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट वाली साइड। सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करें, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें कि KClO3 जो है टूट चुका है आपका KCl में और आपका ऑक्सीजन में। तो अब हम कैसे जानेंगे कि ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड इक्वेशन है। वही सिंपल तरीका कि आप एक तरफ सारे एलिमेंट लिख लीजिए, एक तरफ आप रिएक्टेंट के एटम्स लिख लीजिए और एक तरफ आप क्या, प्रोडक्ट के एटम्स लिख लीजिए। देखो एलिमेंट्स लिखो, के लिखो, Cl लिखो और ऑक्सीजन लिखो, ठीक है। रिएक्टेंट में के देखिए आप कितने हैं, ठीक है 1 है। प्रोडक्ट में के देखिए आप कितना है, 1 है। Cl में देखिए 1 है। इधर देखिए प्रोडक्ट में Cl कितना है, 1 है। ऑक्सीजन देखिए इतना कितना है, 3 है, ठीक है। प्रोडक्ट में देखिए इधर 2 है, ठीक है। आया समझ, नहीं आया तो दोबारा देखिए। एलिमेंट देखिए इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको वो लिखना है, के है, Cl है, O है, आपने लिख लिया के, Cl और O, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट वाली साइड, इस वाली साइड कितने एटम्स हैं, के कितने एटम्स हैं, इधर 1 है, आपने 1 लिख लिया।
प्रोडक्ट वाली साइड देखिए के कितने एटम है, 1 है, ठीक है 1 लिख लीजिए। Cl वाली साइड देखिए आपका रिएक्टेंट कितना है, Cl1, ठीक है। प्रोडक्ट में देखिए Cl कितना है, 1, ठीक है 1 लिख लिया। ऑक्सीजन देखिए कितना है, इधर 3 है, रिएक्टेंट वाली साइड 3 लिख लिया, ठीक है। प्रोडक्ट वाली साइड देखिए O कितना है, 2 है, आपने 2 लिख लिया। अब देखो आपको पता चल गया कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 3 है और यहाँ पे आपका ये 2 है, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए, अगर हम इसको 2 से और इसको 3 से इनटू कर दें तो ये क्या इक्वल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हो सकती है ये फिर एक बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको बैलेंस बनाने से पहले आप जितने भी फॉर्मूला है इस रिएक्शन में उसको आप बॉक्स में कर लेंगे, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, इसको बॉक्स में कर लेंगे और इसके अंदर जो भी है आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट वाली साइड हमने 2 से इनटू किया था, ठीक है, आप यहाँ 2 लिख लीजिए। अब यहाँ हमने प्रोडक्ट वाली साइड 3 से इनटू किया था ऑक्सीजन में, ठीक है, यहाँ कर लीजिए आप 3 से इनटू। अब देखो ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए आपके इक्वल। अब यहाँ 2 इनटू करने से आपका के में भी एटम्स चेंज हो गए, नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए, Cl में भी और ऑक्सीजन में भी। तो देखो अब क्या हुआ, इसमें के में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए आपके 2, ठीक है। अब Cl में कितने एटम्स हो गए 2, ठीक है। और लेकिन इसमें प्रोडक्ट वाली साइड में क्या हो गया आपका 1 रहा और यहाँ भी 1 रहा। अगर हम इन दोनों में ही 2 से इनटू कर दें तो क्या ये एक रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी? हाँ हो सकती है। देखो अगर हम यहाँ पे हम 2 से कर दें इसकी इनटू तो फिर ये क्या एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी? हाँ हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए अब हमने 2 से इनटू कर दिया तो हो गई, देखते हैं अभी रुक जाइए। देखो 2k हो गया, इधर इधर भी 2k हो गया आपका, ठीक है, इधर भी 2k हो गया, 2Cl है इधर, 2Cl है इधर, इधर भी 2Cl हो गया, 6 ऑक्सीजन है इधर, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है इधर। तो ये एक कैसी इक्वेशन होगी, ये एक हमने अनबैलेंस्ड इक्वेशन से हमने कैसे बना ली है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन बना ली, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन बना ली। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके केमिकल रिएक्शंस के, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसमें केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। अब देखो एक बर्निंग, फर्स्ट हमने लिया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। देखिए सबसे पहले हमने लिया एक मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, सबसे पहले हमने एक लिया मैग्नीशियम रिबन और फिर उसको हमने क्या करना है, रब करना है सैंड पेपर के साथ। क्या करना है, रब करना है सैंड पेपर के साथ। मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको रब किया अपना सैंड पेपर के साथ, फिर उसको जला लिया, फिर उसको क्या किया हमने, जला लिया। फिर जलते हुए हमने क्या देखा कि ये कुछ वाइट, देखो ये वाइट है ना, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है। क्या? वाइट डेजलिंग, डेजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि कन्वर्ट हो चुका है एक पाउडर में, इसमें एक पाउडर में। तो हमने क्या देखा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में हमने एक मैग्नीशियम रिबन देखा जो कि क्या है, एक मेटल है, ठीक है। उसको हमने क्या किया, रब किया सैंड पेपर के साथ, फिर उसको जला दिया, ठीक है। फिर हमने जलने के, जब वो जल रहा था तो देखा वो कैसे जल रहा है, वो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है, ठीक है। ये देखो मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं तो कैसी कैसी ये वाइट फ्लेम आ रही है इसमें। फिर वो हमने देखा कि वो एक वाइट पाउडर में जो है कन्वर्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, वो एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखो अब हमें इसके एक लिखनी है इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था,
उसको क्या था, हमने जला दिया था। तो जलाया कहाँ कैसे था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था, एयर से। ठीक है, फिर वो कैसे कन्वर्ट हो गया था आपका पाउडर में, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया था, है ना। तो वो व्हाइट पाउडर क्या है, वो व्हाइट पाउडर क्या है, वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 mg कर देंगे और यहाँ पे भी हम 2 MgO कर देंगे। तो देखो 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है। ठीक है, अब देखो और इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को देखो, मैग्नीशियम कैसा था, एक सॉलिड था। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, अब मैग्नीशियम के नीचे आप लिख सकते हो एक मैग्नीशियम। ठीक है, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इस इक्वेशन को, ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, फ्रॉम एयर। ठीक है, फ्रॉम एयर, और ये क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है आपका, वाइट है, वाइट पाउडर है। सॉरी सॉरी, ये क्या है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, वाइट है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। हमने क्या क्या एक एग्जांपल लिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम का रिबन लिया है जो कि एक मेटल है, फिर हमने उसको रब किया है सैंड पेपर के साथ और उसको बर्न कर लिया है। ठीक है, बर्न करने पे हमने क्या देखा कि वो जब हम उसको जला रहे थे तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ वो जल रहा था। फिर हमें क्या मिला, एक व्हाइट पाउडर मिला, जो कि वो व्हाइट पाउडर क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फिर हमने इसकी एक इक्वेशन लिखी है कि मैग्नीशियम लिया हमने, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, अब देखो आपका LHS वाली साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और आपका RHS वाली साइड क्या है, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट ने क्या किया था, उस रिएक्शन में पार्ट लिया, तो हम वो उसे क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, उस रिएक्शन का, उस केमिकल रिएक्शन का एक रिजल्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो हमने मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्ट बर्न क्यों नहीं किया, हमने मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों किया सैंड पेपर के साथ। तो देखो मैग्नीशियम रिबन को हमने क्लीन किया है सैंड पेपर के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है आ जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, कार्बोनेट की। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया है, सैंड पेपर के साथ उसको रब किया है। ठीक है, उसको क्या किया है, रब किया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए हमने मैग्नीशियम को पहले रब किया है सैंड पेपर के साथ। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या देखना है, हमें रिएक्शन देखनी है लेड नाइट्रेट के बीच में और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के बीच में। तो देखो ये वाली, ये वाला क्या है, ये है लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ये जो इस बीकर में है ये लेड नाइट्रेट, और ये जो ऊपर है ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब देखो कुछ नहीं किया, दोनों सॉल्यूशन को धीरे धीरे मिक्स कर दिया है इसमें। ठीक है, क्या कर दिया, दोनों सॉल्यूशन को धीरे धीरे क्या किया, मिक्स कर दिया। तो देखो कैसे येलो येलो कलर आ रहा है इसमें, है ना, येलो कलर आ रहा है। तो ये येलो येलो क्या है, ये एक येलो प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, एक येलो
प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब एक कुछ इनसॉल्युबल सा, ठीक है, क्या कुछ इनसॉल्युबल सा। तो हमने क्या देखा, जब हमने लेड नाइट्रेट में ये पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को धीरे धीरे मिक्स किया तो हमें कुछ येलो येलो प्रेसिपिटेट हमें दिखने लगा। अब वो येलो प्रेसिपिटेट है क्या, वो है आपका लेड आयोडाइड। क्या है वो आपका लेड आयोडाइड, ठीक है। अब हमें इसमें रिएक्शन लिखनी है, इसको लिखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट में, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ठीक है। ये क्या है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। प्लस हमने क्या मिक्स किया था इसमें, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड जो है मिक्स कर दिया। उसके बाद हमें क्या मिला था, लेड आयोडाइड मिला था येलो कलर का, तो हमने क्या लिख दिया, लेड आयोडाइड मिल गया, ठीक है। और क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड क्या था, ये एक येलो प्रेसिपिटेट था, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो येलो प्रेसिपिटेट। अब इस इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप इसके नीचे क्या लिखोगे, उसकी स्टेट लिख सकते हो, उसका पूरा नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो पोटेशियम आयोडाइड भी क्या है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, ये भी एक क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने कलर ऑफ चेंज, हमने क्या देखा, कलर का चेंज देखा है, ठीक है। पहले ये कैसे ट्रांसपेरेंट है, पूरा पानी की तरह दिख रहा है, अभी ये इसमें क्या हो गया, येलो दिखने लग गया है, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट किसका है, ये एक लेड आयोडाइड का है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, देखो हमने क्या करना है, कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं इस कॉनिकल फ्लास्क में। ये क्या है, ये क्या है, ये सर्कल सर्कल से ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। हमने कॉनिकल फ्लास्क में ये जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं और फिर हमने क्या किया, इसमें हमने धीरे धीरे से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। इस जिंक ग्रैन्यूल्स में हमने धीरे धीरे से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो हमने फिर क्या देखा थोड़ी देर बाद कि जब हम इस बीकर को टच करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा हीट अप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या देखेंगे, जब हम इसके पास कोई भी बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ये एक पॉपिंग पॉपिंग साउंड आएगी, ठीक है। क्या आएगी, पॉपिंग साउंड आएगी। एक यहाँ से एक गैस रिलीज रिलीज होगी जब ये हम जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे। एक तो ये हीट अप हो जाएगा यहाँ पे और धीरे धीरे यहाँ से एक गैस रिलीज होगी। उस गैस को पहचानने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं कि एक बर्निंग कैंडल को हम इसके पास लेके आएंगे और देखेंगे कुछ पॉपिंग साउंड रिलीज होगी, ठीक है। क्या होंगे, कुछ पॉपिंग साउंड इससे आएगी। तो पॉपिंग साउंड कहाँ से आती है, वो आती है आपकी H2 गैस से, ठीक है। वो आपकी किससे आती है, H2 गैस से। तो अब हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। देखो हमने क्या किया था कि जिंक लिया था, ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड किया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किया था, यानी कि H2SO4 किया था, ठीक है। फिर उससे हमें क्या मिला था, जिंक सल्फेट मिल गया, ZnSO4, ठीक है। और हमें क्या मिला, हाइड्रोजन मिल गया। और साथ में हमें क्या मिली, हीट मिली थी, जिससे कि वो क्या होता, कॉनिकल फ्लास्क जो है क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, ठीक है। देखो Zn
ये जिंक ग्रैन्यूल्स। फिर इसमें हमने क्या मिक्स किया था, ऐड किया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर हमें इससे क्या मिला था, ये तो फिर ये रिएक्शन क्या हो गई, ZnSO4 हो गई, और उससे हमने देखा कि कुछ गैस रिलीज हो रही है, उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और फिर हमने देखा इस कॉनिकल फेस को बाहर से टच करके, तो हमने देखा कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि ये गर्म हो गया। तो हमने इस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया कि Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 और प्लस हीट। अब देखो इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए Zn क्या है, एक सॉलिड है, H2SO4 क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है। ZnSO4 भी क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है। H2 क्या है, एक गैस है, ठीक है। गैस को आप ऐसे दिखा सकते हो कि वो ऊपर उड़ चुकी है, वो नीचे तो रही नहीं है, गैस तो नीचे रहती नहीं है, तो वो ऊपर उड़ चुकी है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। देखो दो टर्म होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि थर्म मतलब एनर्जी, एक्सो मतलब बाहर निकालना, रिलीज करना, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर निकालना, रिलीज करना, रिलीज कर दिया, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर रिलीज करना। और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो देखो इसने क्या करा है, हीट को रिलीज किया है। तो ये एक कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने क्या किया, हीट को निकाल दिया, रिलीज कर दिया, एनर्जी को रिलीज कर दिया है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है। अब देखो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ हमें ऐसा पता लग जाए कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है, ठीक है। देखो देखो सबसे पहले क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट में कैसे चेंज हो जाएगा किसी भी रिएक्शन में। अभी हमने कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन पहले क्या था, एक मेटल था, एक क्या था, मेटल था। लेकिन हमने फिर उसे सैंड पेपर के साथ रब किया, रब करने के बाद हमने देखा, फिर हमने उसे बर्न कर दिया। बर्न करने पे कैसा हुआ था, वाइट डीजलिंग फ्लेम्स निकली थी, और फिर हमने देखा था कि वो एक वाइट पाउडर में चेंज हो गया है। कैसे हो गया, वो एक वाइट पाउडर में चेंज हो गया। ये वाला एग्जांपल था कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, वो एक मेटल है, उसको रब किया सैंड पेपर के साथ, ठीक है। फिर उसे हमने बर्न कर दिया, व्हाइट फ्लेम्स निकली, फिर वो कैसा चेंज हो गया, पाउडर में। पाउडर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अभी मेटल से वो कैसा चेंज हो गया, वो एक व्हाइट पाउडर में चेंज हो गया, ठीक है। व्हाइट पाउडर में चेंज हो गया, यानी कि उसकी स्टेट बदल गई है या नहीं बदली है, बदल गई है। तो वहां, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक एक क्या हो गई, चेंज इन स्टेट, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, चेंज इन कलर। दूसरे हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, चेंज इन कलर। अब देखो एक कलर वाले एग्जांपल में हमने अभी आपको बताया था कि कुछ येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, है ना। तो देखो दोबारा देखते हैं वो वहां पे, ये देखो रिएक्शन करवा देते हैं हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के बीच में। लेड नाइट्रेट में हम क्या ऐड कर रहे थे, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, एक येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा था लेड आयोडाइड का। तो ये एक कैसी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हमें पता लग रहा है कि हाँ एक कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे आप कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेड नाइट्रेट वाला, लेड नाइट्रेट वाला, ठीक है। और आपका पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल रहा था, एक येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा था, येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा था, ठीक है। अब देखो एवोल्यूशन ऑफ गैस,
जहाँ पे आपके गैस रिलीज हो। अभी हमने इसका भी एक एग्जाम्पल लिया था। देखो इसमें कुछ गैस रिलीज हो रही थी पॉपिंग साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। इसमें हमने क्या किया था कि जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आपने उनको डाल दिया था। फिर क्या हुआ था, कुछ गैस रिलीज हुई थी जिसको हमने पहचाना था कैसे, कि हम उसके पास एक बर्निंग कैंडल फ्लेम लेके आ रहे थे, तो वो पॉपिंग साउंड के साथ रिलीज हो रही थी और हमने फिर उसको छू के देखा तो वो कैसे था, वो हीट अप हो रहा था, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस कॉनिकल फ्लास्क का। ठीक है, तो यानी कि इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं केमिकल रिएक्शन में। तो आप ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आप कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर। सेम यही वाला एग्जांपल ले सकते हो उसमें, चेंज इन टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा था कॉनिकल फ्लैस्क को जब टच कर रहे थे आप, तो वो कैसा हो था, आपका हीट अप हो रहा था। कैसा हो रहा था? हीट अप हो रहा था। ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो आप यही वाला एग्जांपल लिख सकते हो इसमें। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें क्या है, एनर्जी निकल रही है, बाहर हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, अब देन नेक्स्ट आपका है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट वाला भी मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था। कैसा बन रहा था? येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था। वो कौन सा था? कुछ लेड आयोडाइड था। देखो बैक पे जाओ, ये देखो रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में जब हम रिएक्शन कर पाएंगे तो हम क्या मिल रहा था, येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा था। ठीक है, इसके बीच में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के बीच में हमें किसका येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा था, वो लेड आयोडाइड का। ठीक है, लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड का। ठीक है, वो येलो प्रेसिपिटेट किसका है, आपका लेड आयोडाइड का। थैंक यू सो मच। प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साइंस में डॉक्टर कीर्ति चौहान। थैंक यू सो मच।